कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने इन चुनावों में उत्तर प्रदेश का हर गली कूचा नापा, गांव तक पहुंचे, लेकिन उनकी मेहनत रंग न ला सकी। आखिर इसकी असली वजह क्या है? क्यों एक दौर में यूपी के दिलों में राज करने वाली कांग्रेस आज उत्तर प्रदेश में अपनी जड़ें नहीं जमा पा रही? क्यों रायबरेली और अमेठी के अलावा सोनिया गांधी और राहुल गांधी का करिश्मा यूपी में नजर नहीं आ रहा? इस बार भी इस सवाल का भी जवाब देंगे कि आखिर कांग्रेस का हाथ किसके साथ होगा। एक बार फिर खैर मकदम है, स्वागत है। हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के कद्दावर नेता गुलाम नबी आज़ाद। किसी तारुफ का, किसी परिचय के मोहताज नहीं है। कांग्रेस को बिहार में जीत दिलाने का श्रेय इनको जाता है और लोग मानते हैं कि इसी ध्येय से, इसी उम्मीद से, इसी अपेक्षा से इनको यूपी की कमान सौंपी गई है और माना यह जा रहा है कि पीके साहब को आगे रखकर पीछे से जितनी भी रणनीति है वो गुलाम नबी आज़ाद साहब तय कर रहे हैं। और जैसा कि आज मुख्यमंत्री ने यह संकेत दिया है कि शायद कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का हाथ हो सकता है कि समाजवादी पार्टी के साथ हो। इन सारे सवालों का जवाब देंगे हमारे साथ गुलाम नबी आज़ाद साहब हैं, उनका स्वागत करते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आज़ाद साहब आपसे ये जानना चाहेंगे कि जिस तरह की स्थिति बनी हुई है उसमें आप किसके साथ जाने की सोच रहे हैं? लोग ये मान रहे हैं कि कांग्रेस का जनाधार बिल्कुल सिमट गया है, कोई जनाधार नहीं है। यहाँ पे आप पिछले चुनाव में 28 सीटों पे सिमट गए और ऐसा माना जा रहा है कि शायद अगर कोई समझौता नहीं हुआ तो आपका आधार और आपकी सीटें और कम होगी। क्या कहेंगे आप? ये जो पिछले चंद सालों से कांग्रेस को कम सीटें आई, उसके बहुत सारे कारण हैं और मैं समझता हूं कि ये एक टेम्परेरी फेज है। ये फेज जरूर निकल जाएगा। उत्तर प्रदेश जितना बड़ा विशाल है, सभी समुदायों के, सभी जातियों के लोग यहां रहते हैं। आजादी से पहले एक लक्ष्य था भारत की जनता को, वो था हिंदुस्तान को स्वतंत्र कराने का। उसमें कोई धर्म, कोई जात उनके आड़े नहीं आती थी, सब मिलकर काम कर रहे थे। और फिर एक दौर आ गया 1947 का और सत्ता में आने का। तो जाहिर है कांग्रेस पार्टी कई दशकों से जनता के बीच में काम कर रही थी और आज़ादी की लड़ाई में सबसे आगे कांग्रेस पार्टी थी। तो नेता भी उसी के पास ज्यादा थे, वर्कर भी उसी के पास ज्यादा थे। तो कई दशकों तक कांग्रेस की सरकार रही। लेकिन इधर 1980 के बाद, उससे पहले भी कभी कमजोर कांग्रेस हुई, लेकिन आपस में एक ही पार्टी में लड़ाई हो जाती थी, लेकिन लोग एक ही थे। 1980 के बाद एक बदलाव आ गया पूरे हिंदुस्तान की राजनीति में, और राजनीति में वो बदलाव लाने वाले भी यूपी के ही प्रधानमंत्री थे, वीपी सिंह साहब।
जिस दिन से उन्होंने वो बैकवर्ड और फॉरवर्ड का सिलसिला शुरू हो गया, और उस वक्त भी मैं जनरल सेक्रेटरी था यहां यूपी का, कई स्टेटों का था, तो जो राजनीति पहले होती थी उसमें बैकवर्ड हो, दलित हो, मुस्लिम हो, फॉरवर्ड हो, ब्राह्मण हो, राजपूत हो, वो सिद्धांतों की राजनीति थी, वो नीतियों की राजनीति थी, और कहीं न कहीं उसमें 80s में वो तब्दीली आ गई, और वो जो सिद्धांत और नीतियों के आधार पर राजनीति थी वो 3 में बंट गई। एक तो सिद्धांतों के आधार पर कन्विक्शन जिसे हम कहते हैं, जैसे आज बड़ी पार्टियां हैं, कांग्रेस है, बीजेपी। तो हर जगह पहले टेस्ट ना, था, अब ना, देखिए 2020 का मैच है ना, ना, अगर आपको समय के साथ चलना है ना, तो वैसी ना, तब्दीलियां अपने नहीं, वैसी हम तब्दीली नहीं कभी चाहेंगे। हम चाहें 2 ही रहेंगे तो वो तब्दीली हम नहीं चाहेंगे, क्योंकि वो रास्ता तबाही और हिंदुस्तान की बर्बादी का रास्ता है कि आप धर्म पे नाम पे इलेक्शन लड़ो, अब कास्ट के नाम पे लड़ो। अब आप देखें 4 पार्टियां हैं, एक धर्म पे नाम पे इलेक्शन लड़ती हैं, 2 कास्ट के नाम पे इलेक्शन लड़ती हैं, हम अकेले एक ही पार्टी रह गई है, न जिसका कोई धर्म है न कोई कास्ट। तो अगर हम धर्म और कास्ट के आधार पर कांग्रेस को मजबूत बनाएंगे हिंदुस्तान में और यूपी में, तो वैसी पार्टी की शायद जरूरत नहीं होगी। हम लोग तसल्ली करेंगे इन तमाम चीजों से और वापस उसी रास्ते पे, कन्विक्शन की रास्ते पे आएंगी, और वही हिंदुस्तान को बचा सकता है कि यहां सभी धर्मों, सभी जातियों, सभी कास्ट के लोग रहते हैं, और जहां मेरिट पे बात होगी, न कि धर्म और कास्ट और जात के नाम पे होगी। मेरिट इसमें खत्म हो जाता है, तो हम मेरिट को मरने नहीं देना चाहते हैं। हम, कांग्रेस ने रिजर्वेशन भी लाई, तो हम जहां जिसकी जो गरीब है, चाहे वो दलित है या जो भी गरीब है, वो चाहे अपर कास्ट का गरीब हो, वो माइनॉरिटी का गरीब हो, किसी धर्म का, तो एक ही कास्ट मेरे ख्याल में होनी चाहिए थी इस देश में, गरीबी और अमीरी, और वो उस लड़ाई को हम लड़ते रहे। एक ही कास्ट होनी चाहिए, गरीबी और अमीरी, और इसके बीच में ही जंग होनी चाहिए। लेकिन जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने ये एक नारा दिया था कि भारत मुक्त, कांग्रेस मुक्त भारत बनाना है, एक एक करके आपके हाथ से सारे स्टेट्स निकल रहे हैं। कहीं ना कहीं शायद आप समय के साथ चल नहीं पा रहे हैं, ये कहीं ना कहीं गठबंधन का दौर है। उन्होंने गठबंधन किया, आपके हाथ से महाराष्ट्र निकल गया, उन्होंने गठबंधन किया, आसाम निकल गया, उन्होंने गठबंधन किया, झारखंड निकल गया, आपने गठबंधन किया तो आपको बिहार मिल गया। तो क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि आपकी अकेली ताकत ऐसी नहीं है कि एक बड़े पहलवान से लड़ सकें, और उसके लिए आपको साथियों की जरूरत है? मैं इससे बिल्कुल इत्तेफाक नहीं करता कि भारतीय जनता पार्टी किसी गठबंधन की वजह से जीती। वो सिर्फ पोलराइजेशन की वजह से पार्लियामेंट इलेक्शन भी जीती, और पोलराइजेशन की वजह से ही उसी पर विश्वास और भरोसा करके आगे चल रही है। और पोलराइजेशन निकालिए, बाकी कुछ नहीं है। पोलराइजेशन को आज निकालिए तो आपको 50 सीटें भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिलेंगी। नहीं, पोलराइजेशन की आप बात कर रहे हैं, एक मत ये भी है कि पोलराइजेशन की वजह से नरेंद्र मोदी और भाजपा को कहीं ना कहीं फायदा हो रहा है, लेकिन दूसरी तरफ यह भी माना जा रहा है कि आपका जो कैडर था, पूरा का पूरा कैडर कहीं ना कहीं शिफ्ट कर गया है। आपका जो कोर वोटर था, चाहे वो दलित समाज था, चाहे वो अल्पसंख्यक समाज था, वो आपसे अलग हो गया है। आपने 1980 की बात की, लेकिन 1992 की घटना के बाद भी जिस तरह से पूरा एक अल्पसंख्यकों का वोट बैंक आपसे हट गया, उसको आप नहीं, अल्पसंख्यक वोट बैंक का हटने के कई कारण है। बाबरी मस्जिद के वक्त एक धक्का लगा, उसकी वजह से हुआ, और फिर मैंने जो शुरू में बता ही रहा था कि 80 के बाद बड़ा बदलाव आ गया, जब बैकवर्ड और फॉरवर्ड के बीच में लड़ाई हुई और हिंदू बढ़ गया बैकवर्ड और फॉरवर्ड के नाम पे, और फिर बीच में जो कम्युनलिज्म बढ़ गया, उसमें हिंदू और मुसलमान के बीच में लड़ाई हुई। फिर बीजेपी को हराने के लिए बीएसपी समाजवादी आ गई, तो बेचारे जो माइनॉरिटी हैं वो लटकते रहे। वो कभी बीएसपी के पीछे भागे, कभी समाजवादी के पीछे भागे, कभी कांग्रेस के पीछे भागे। तो जब जब भी उन्होंने अपना पलड़ा इनमें से किसी के पीछे लगा दिया तो वो पार्टी जीत गई, लेकिन खुद बेचारे उनका कुछ नहीं हुआ। नहीं, यही तो मैं इस तरह से कांग्रेस कमजोर होगी कि कांग्रेस का वोट बैंक था वो धर्म की बुनियाद पे नहीं था और कास्ट की बुनियाद पे नहीं था। जिस दिन से धर्म और कास्ट की राजनीति आई तो वो एट द कॉस्ट ऑफ कांग्रेस पार्टी आ गई, और हम
वो भुगत रहे हैं और हम भुगतेंगे। हम इस जाल में नहीं फंसना चाहेंगे कि भाई मुस्लिम मुस्लिम कहो, हिंदू हिंदू कहो, बैकवर्ड बैकवर्ड कहो, फॉरवर्ड फॉरवर्ड कहो तो जीत जाओगे सत्ता में आने। मेरे ख्याल में राजनीति में लक्ष्य सिर्फ सत्ता और कुर्सी नहीं होनी चाहिए, सिद्धांत होने चाहिए और देश की एकता और अखंडता होनी चाहिए। आप कह रहे हैं लेकिन राजनीति का खेल ही सत्ता का खेल है, और जो लोग भी राजनीति में आते हैं उनका जो अल्टीमेट लक्ष्य होता है वो सत्ता की प्राप्ति होती है। कहीं ना कहीं आप भी वो कर रहे हैं। मेरे ख्याल में जो हमारे फादर ऑफ द नेशन थे और जो हमारी कांग्रेस की जो अगुवाई करने वाले लीडर थे, वो उनके सत्ता का से कोई मतलब नहीं था। और आपको शायद ये भी मालूम होगा कि जो ही भारत ने आजादी प्राप्त कर ली, उन्होंने कहा कांग्रेस को बंद कर दो, हमारा काम, हमारा लक्ष्य जो था वो आजादी भारत को दिलाना का था, सरकार चलाने का नहीं था। तो इसलिए जिसने हमें आजादी दिलाई और वो कांग्रेस के लीडर थे, वो बीजेपी या समाजवादी या बीएसपी के लीडर नहीं थे, उनका लक्ष्य सिर्फ भारत को आजाद कराने का था। आप सही कह रहे हैं, लेकिन ये भी तो एक सच्चाई है, ये आज की जमीनी सच्चाई है कि जो नया वोटर है, जो 18 साल से के बाद के लोग हैं, जो पहली बार वोट दे रहे हैं, 9 करोड़ से ऊपर वो वोटर हैं, और वो लोग बढ़ चढ़कर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी की नीतियों से प्रभावित दिख रहे हैं। उनको जो बातें आप कहते हैं कि आप स्वतंत्रता सेनानी थे, आपने स्वतंत्रता दिलाई है, आप लोगों की वजह से भारत को आज़ादी मिली है, शायद उसकी तरफ वो लोग उतना इंटरेस्ट नहीं रखते हैं, या उसमें उनको उतनी रुचि नहीं है जितनी आज जो बात नरेंद्र मोदी कर रहे हैं या भारतीय जनता पार्टी कर रही है उसमें दिखती है। और इसी वजह से ये जो नया वोटर है वो आपके साथ जुड़ नहीं पा रहा है, पुराना वोटर आपसे पहले मुंह मोड़ चुका है। तो आज आप कहां खड़े हैं? देखिए, एक बहुत नया बदलाव आ गया और इसमें कहीं ना कहीं हमारी कमजोरी भी रही है, वो हमारी एजुकेशन सिस्टम का कसूर है। हम शायद बहुत लिबरल रहे, बहुत जरूरत से ज्यादा लिबरल रहे। आज जो हिस्ट्री, जिनकी कोई हिस्ट्री ज्योग्राफिया ही नहीं था, जो सेंटर की पार्टी है, और वो नई हिस्ट्री लिख रहे हैं, हिस्ट्री है ही नहीं, हिस्ट्री लिख रहे हैं। और जिनकी हिस्ट्री थी वो हिस्ट्री स्कूल के बच्चों को पढ़ाना। जिम्मेदार कौन है? जाहिर सी बात, उसका भुगत रहे ना, उसका हम भुगत रहे हैं, उसका भुगत रहे हैं। कितने लोगों को मालूम है कि कितने कांग्रेसी लोग कितने साल जेलों में रहे, उनके बच्चे बीवियां कहां मरी उनका पता नहीं रहा, बच्चे दर-बदर हो गए, 20-20 साल कहां रहे, 15-15 साल का रहे, कितने जेलों में ही मरे। कितने लोगों को आज हमारे बच्चे, मेरा बच्चा हो या बच्ची हो, आपका बच्चा हो या किसी का बच्चा हो, आप उनको अमेरिका के बारे में पूछिए, आपको दुनिया के बारे में पूछिए, साइंस टेक्नोलॉजी के बारे में पूछिए, लेकिन ये ग्रीन रेवोल्यूशन किसने लाया ये उनको मालूम नहीं है। ये डैम्स हिंदुस्तान में बनाए, ये नेहरू ने बनाए, इंदिरा गांधी ने बनाए, ये उनको मालूम नहीं है। ये अनाज जो 1947 में हमारे पास 30 करोड़ लोगों के लिए खाना नहीं था, और आज हम 125 करोड़ लोगों को रज के डट के खाना कर खिला के भी और दुनिया को एक्सपोर्ट करते हैं। ये हमारे बच्चे नहीं पढ़ेंगे और न मोदी साहब उस तरफ ले जाएंगे। वो कहेंगे कि कुछ नहीं हुआ, ये नहीं बताएंगे कि यहां कैसे पहुंच गए। आप सही कह रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ एक सच्चाई ये भी है कि आज भी भारत में इंटरनेट 27% लोगों के पास है, आज भी गांवों में बिजली नहीं है, आज भी बहुत बड़ी तादाद ऐसी है किसानों की गांव में जिनके पास बैंक अकाउंट तक नहीं है। और कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छे से भारतीय जनता पार्टी अपने स्रोतों से ये साबित करने में लगी है और साबित कर पा रही है कि इसके जिम्मेदार भी आप हैं। आप अपनी उपलब्धियों को नहीं बता पाए और आपकी जो कमियां हैं वो सबके सामने हैं, जिम्मेदार तो आप हैं। काश मोदी जी ये बताते कि हिंदुस्तान 1947 में नहीं बना। जिस दिन हमारे देश के लोग ये पढ़ेंगे कि भारत कई हजार साल पहले बना है और इसमें हिंदू, मुसलमानों ने, क्रिश्चियनों ने तीनों हुकूमतें की है और वो अनाज तक नहीं पैदा कर पाए इतने बादशाह, तो इंटरनेट की आपको देखनी है पहली प्राथमिकता की थी देश की। सबसे किसी देश के लिए इंटरनेट की जरूरत नहीं है। देश को सबसे जिस चीज की जरूरत होते हैं, बच्चा पैदा होता है, पहले बच्चा पैदा होते मर नहीं जाए, जीवित रहे, उसके लिए आप उसके कान में इंटरनेट नहीं थमाएंगे। बच्चे की, उसकी मां की डिलीवरी ठीक हो जाए और बच्चा बच जाए, वो जरूरत होगा। फिर उसके पास कपड़ा हो, उसकी शिक्षा हो, वो आगे बढ़े और फिर आप सुनेंगे अब ये डॉक्टर बनेगा या इंजीनियर बनेगा या प्रोफेसर बनेगा। जिस वक्त हमने भारत आजाद हुआ तो उस वक्त थी कि ये हिंदुस्तान बचेगा कि फाके मरेगा।
तो इसलिए सबसे जो प्राथमिकता थी पंडित जवाहरलाल नेहरू की और उसके बाद इंदिरा गांधी की, वो थी पंडित जवाहरलाल नेहरू के हम अपने पांव पर खड़े हो जाएं, जो कि पाकिस्तान छोटा देश होकर भी अपने इंडस्ट्रियलाइजेशन उनका सबसे बड़ा काम था। इस देश में सबसे बड़े, आज हिंदुस्तान में आप निकालिए गूगल, 95% डैम वही निकलेंगे जो पंडित नेहरू और इंदिरा गांधी ने बनाए हैं। 95% प्रोजेक्ट, 95% आप चुनाव हार रहे हैं। तो चुनाव हारने का इससे क्या मतलब क्या लेना आप देना? ये कह रहे हैं तो चुनाव हारने का उससे कोई मतलब नहीं। सवाल आपके पास नेतृत्व सवाल हो गई, सवाल ये आपके पास नीतियों की कमी हो गई, सवाल नहीं है कि भारत को किसने बनाया। जिस वक्त मोदी साहब चीफ मिनिस्टर बने गुजरात के, उस वक्त लीडर था पूरे हिंदुस्तान में, या जिस वक्त उनसे पहले भी 3 साल पहले बीजेपी चीफ मिनिस्टर बना पहली दफा, उस वक्त गुजरात हिंदुस्तान का लीडर था। और लीडर किस में था? इंडस्ट्रियलाइजेशन में था, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में था, मिल्क प्रोडक्शन में था, फार्मास्यूटिकल्स में था। वो सब कांग्रेस ने किया। ये तो खाली शाह उस पर गद्दी पर बैठ गए और भाषण देने लगे। तो अगर यही लोग भाषणों पे दे दें, अगर यही आज हमारे यहां बैठे, मैं इनको 1 हफ्ता देता हूं हिंदुस्तान के हमारे लोगों, हमारे नौजवानों को, पूरे देश के नौजवानों को, इंटरनेट बने, सबसे डैम कब बने हैं, सबसे बिजली के प्रोजेक्ट बने हैं, सबसे थर्मल प्रोजेक्ट कब बने हैं, सबसे हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कब बने हैं, सबसे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज कब से बनी हैं, सबसे फार्मास्यूटिकल कंपनीज कहां बनी है, सबसे दूसरी यूनिवर्सिटीज और मेडिकल कॉलेजेस बनी, सब कांग्रेस के शासन में बने। आगे बढ़ रहा है, नहीं बढ़ रहा है, आगे निकल रहा है। साइंस ये है आपका एटम बम आज हमारे पास एटम बम है सबसे बड़ी, और हम 5वें नंबर पे थे जिस वक्त एटम बम इंदिरा गांधी ने 1974 में किया। ये आप स्पेस टेक्नोलॉजी, एटॉमिक एनर्जी, ये पंडित जवाहरलाल ने कही, ये आज नहीं बनी। आज जब आप जाते हो स्पेस में, आकाश में सैटेलाइट भेजते हो, इसकी बुनियाद और शुरुआत पंडित नेहरू और इंदिरा गांधी ने बात की। आज अब दुनिया में आप यूनाइटेड नेशन में कहते हो हम अमेरिका को, या दूसरे कहते हो हम एटॉमिक पावर है, वो इंदिरा गांधी और पंडित नेहरू की वजह से आज एटॉमिक पावर है। ये इंटरनेट से नहीं होगी या टेलीविजन पे आप भाषण देने से नहीं बनते हैं। आजाद साहब, ये प्रोजेक्ट देश आपने अच्छी बात कही, आपकी उपलब्धियां हैं, भाखड़ा नंगल से लेकर के इसरो तक आपकी उपलब्धि है, एम्स भी आपकी उपलब्धि है, वो सारी चीजें हैं। लेकिन क्या आप अपने पहले की उपलब्धियों को लेकर के चुनाव में जाएंगे, या उत्तर प्रदेश का चुनाव जिसपे पूरे देश और विदेश की नजर टिकी हुई है, तो इसके लिए आपके पास क्या रणनीति है? अब हमारे लेके जाइएगा, हम कास्ट की और धर्म की राजनीति नहीं कर सकते। कुछ तो होगा, कुछ तो मुद्दे होंगे आपके पास। क्या सिर्फ आप ये बताएंगे कि 27 साल में हम अपनी तरफ से फिर प्रयास और लोगों को समझाना क्या प्रयास करेंगे, नई पीढ़ी को समझाने की कि दूसरी जो रास्ते हैं वो सब बर्बादी और तबाही के रास्ते हैं, और असली जो रास्ता है वो सेकुलरिज्म का रास्ता है, और इकट्ठे सभी समुदायों को मिलके रहने का और मिलके प्रोग्रेस करने का रास्ता है। और वो लड़ाई हम लड़ते रहें, हम जीते उसमें हारे, लेकिन हम अपना रास्ता नहीं बदलेंगे कभी। आपने कहा मिल करके हम लड़ाई लड़ते रहेंगे। इस मिलने जुलने की कड़ी में क्या उत्तर प्रदेश में आपका मिलाप समाजवादी पार्टी से हो रहा है? आज मुख्यमंत्री यहां थे, इस मंच से उन्होंने कहा कि उनको अपनी राय देनी थी, उन्होंने राय दे दी। उन्होंने बहुत स्पष्ट संकेत दिए कि वो चाहते हैं कि समझौता कांग्रेस के साथ हो, अलायंस कांग्रेस के साथ हो, और एक बार फिर आज इस मंच से दोहराया कि अगर कांग्रेस के साथ अलायंस होता है तो 300 से ऊपर सीट कांग्रेस और समाजवादी पार्टी जीत सकती है। आप लोग भी अलायंस चाहते हैं, कहां फांस फंसी हुई है? अलायंस हो क्यों नहीं पा रहा है? कहने और करने में फर्क है। आप क्या कहना चाह रहे हैं कि ये जो पब्लिक पोस्टरिंग है, ये सिर्फ दिखाने की बात है कि अलायंस की बात हो रही है और अलायंस नहीं चाह रही है समाजवादी पार्टी? इसकी ये वजह हो सकती थी कि बहुत सारे लोगों ने जब हमारी कैंपेन चल रही थी उस दौरान पूछा था आप अलायंस करोगे, सेकुलर पार्टीज एक हो जाएंगे। तो हमने कहा सेकुलर पार्टीज खाली कांग्रेस ही हर वक्त क्यों उसकी पहल करती हैं, दूसरी जो सेकुलरिज्म का बड़ा दम भरती हैं और सेकुलरिज्म के नाम पे जीत भी आती हैं, उनको भी तो कुछ पहल करनी चाहिए कि हर वक्त हम ही देखेंगे अच्छा बीएसपी सेकुलर है तो इसके कैंडिडेट को जिताओ, समाजवादी का कैंडिडेट सेकुलर है इसको जिताओ। तो कभी कभी ना उनको भी तो पहल करनी चाहिए। लेकिन पहल सरकारी टेलीविजन से नहीं होंगे,
अपने पापा को समझाना पड़ेगा, तो उसके बाद क्या नतीजा निकलता है वो उनको नहीं समझा पाते, तो आपको और मेरे को क्या समझाएंगे। अच्छा, अभी अभी अरविंद केजरीवाल ने एक आरोप लगाया है कि आप लोगों की मीटिंग हुई नरेंद्र मोदी से, राहुल गांधी गए, आप भी गए, मीटिंग हुई और कोई डील हुई है, क्या है सच्चाई? डील एक ही करने हम गए थे और वो डील हो जाएगी तो पूरे हिंदुस्तान के आरोप हम पर लगे, तो मैं उस आरोप को मंजूर स्वीकार करने के लिए तैयार हूं कि इस देश के किसानों का कर्जा माफ हो जाए। वो उस डील के लिए मुझे मंजूर है। लेकिन क्यों? सुनिए सुनिए, अभी आगे सुनिए, जल्दी मत भागिए। राहुल गांधी जी ने और मैं उनके साथ था, 1 महीने की, बल्कि 1 महीने से ज्यादा किसान यात्रा उस तपती हुई धूप में उत्तर प्रदेश का किया, सुबह से लेकर रात तक। 141 विधानसभाएं और 48 डिस्ट्रिक्टों का दौरा 1 महीने में गर्मी के मौसम में करना। और हमने किसानों को एक वादा किया था कि हम आपकी बिजली हाफ और आपका कर्जा माफ करने की लड़ाई लड़ेंगे। हम यहां भी लड़ेंगे, पूरे हिंदुस्तान के लिए लड़ेंगे। हमने तकरीबन 2.25 लाख के करीब एक मांग पत्र प्रिंट किए, जिसमें उस 2 करोड़, सॉरी, तकरीबन 2.25 करोड़ हमने मांग पत्र प्रिंट किए। उसमें किसान का नाम और उसका टेलीफोन और उसका एड्रेस और उसका कर्जा कितना है। और हमने सैकड़ों कांग्रेस के वर्कर्स गांव-गांव में भेजे और उनको 3 महीने का टाइम दिया कि आप घर घर जाओ और जिस घर में जाओगे तो एक कांग्रेस का निशान भी वहां लगाना और उसका टेलीफोन नंबर भी लेना, ताकि हम सेंट्रली कंप्यूटर पे ये रखेंगे आप वाकई घर गए। देखें वहां दिखता है, इसके पीछे लगा हुआ भी हमारी मोहर के, वाकई ये गए हैं कि नहीं गए हैं। और तुम भर के लाओ और भरने के बाद ये हम माननीय प्रधानमंत्री जी को कहेंगे कि देखो इतने करोड़ लोगों की ये मांग है कि आप उनका कर्जा माफ कीजिए। तो हमें 2.25 करोड़ में से 2 करोड़ मांग पत्र वापस आए और ये हमको किसी न किसी दिन प्रधानमंत्री जी को देने थे। हमारी कोशिश थी कि ये पार्लियामेंट जब सेशन आएगा, ये सेशन जो इस दिन, इसमें हम, और मैंने नोटिस भी दिया था कि हम पर किसानों की जो हालत हो रही है, दुर्दशा हो रही है, उसको हम पार्लियामेंट में चर्चा करेंगे और जिस दिन चर्चा करेंगे उसी को दिन ये 2 करोड़ जो मांग पत्र हमारे पास किसानों की तरफ से आए, ये प्रधानमंत्री को मेमोरेंडम देंगे कि ये हमारे 2 करोड़ मांग पत्र यहां पड़े हैं, आप चाहें तो इनको ले जाएं। तो हमने उसी के लिए अपॉइंटमेंट मांगी थी, प्रधानमंत्री ने दी और शुरू से लेकर और आखिर तक हम उन किसानों को जो कर्जा है, हमने कहा कि हमारी जब यूपी गवर्नमेंट थी उस वक्त हमने 72 करोड़ कर्जा किसानों का माफ किया था। अब आप कहते हैं पूरी दुनिया, अब आप पूरी दुनिया को कहते हैं कि आपने बहुत पैसा जमा किया है इस नोटबंदी से, तो 1-2 लाख करोड़ जरा इन किसानों का कर्जा माफ करने के दीजिए। ये हमने, और ये अगर आरोप है और वो प्रधानमंत्री जी कर्जा माफ करें तो ये आरोप लेने के लिए मैं बिल्कुल तैयार हूं। नहीं, लेकिन क्या अच्छा होता कि विंटर सेशन ऑफ पार्लियामेंट का चल रहा था, इस पे उसमें चर्चा होती, जिस तरह से विदेशों में भी देखा गया। हम सब ये देख रहे थे कि रोज संसद की कार्रवाई नहीं चल पा रही थी नोटबंदी को लेकर। अगर संसद चलती तो जो बात आप कह रहे हैं कर्जा माफ करने की, उस पर वहां चर्चा होती और शायद सरकार कोई उस पर निर्णय लेती। सदन 2 वजह से नहीं चला। एक तो मुझे भी 36 साल हो गए पार्लियामेंट में, मैंने इंदिरा गांधी के साथ भी काम किया, राजीव गांधी जी के साथ भी काम किया, नरसिम्हा राव जी की गवर्नमेंट में भी था, मनमोहन सिंह जी यूपीए 2 में भी था, और जब दूसरे प्राइम मिनिस्टर बने तो उस वक्त भी मैं पार्लियामेंट में था, और 4-5 बने उनके वक्त में भी था। मैंने आज तक कभी ये नहीं देखा है कि जब पार्लियामेंट बनी थी तो प्राइम मिनिस्टर मौजूद रहे सदन में और मंत्री सदन में रहे। इसीलिए पार्लियामेंट के अंदर पीएम का भी कमरा है और सभी मंत्रियों का कमरा है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट का भी कमरा है, कि जो ही अंदर लोकसभा में या राज्यसभा में
कोई भी आवाज उठे, कोई भी विवाद उठे, किसी एमपी को या प्रधानमंत्री को एमपीज बुलाना चाहें तो वो 1 मिनट के समय में आ सकते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी सुबह 9:30 बजे अपने कमरे में आते हैं पार्लियामेंट के, और पार्लियामेंट खत्म होने के बाद चले जाते हैं, लेकिन सदन के अंदर नहीं आते हैं। तो उस आने का क्या फायदा, जिसके लिए वो कमरा बना है सदन के अंदर, और अंदर एमपी चलाते रहते हैं, लोकसभा वाले भी, राज्यसभा वाले, प्रधानमंत्री को बुलाओ। मुझे कहा जाता कि अभी प्रधानमंत्री का नाम लोग लेते थे, प्रधानमंत्री जवाब दें तो पंडित जवाहरलाल नेहरू हाजिर होते थे। इधर दूसरा आदमी इससे पहले कि कहे कि प्रधानमंत्री को आए तो प्रधानमंत्री अंदर पहुंच जाते थे। तो ये जो नोटबंदी की बात थी, ये कायदे से आज तक अनाउंसमेंट हमेशा गवर्नर, रिजर्व बैंक, आरबीआई का काम है। इसका प्रधानमंत्री से कोई लेना देना नहीं है। जब तक कि आप ये नहीं कहो कि सूरज भी मैंने बनाए, चांद भी मैंने बनाए, जमीन भी मैंने बनाया, आसमान भी मैंने बताया, नोटबंदी भी मैंने ही की। हाँ? अरे दूसरे लोग भी करते हैं, दूसरे मंत्री भी आपकी हुकूमत में काम करते हैं, आपके अफसर भी कोई काम है, उनको भी तो क्रेडिट लेने दो। तो ये जो काम करना चाहिए था, ये काम करना चाहिए था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर को। अब उनसे तो हम सवाल सदन में पूछ नहीं सकते। उसके बाद अगर नहीं करते तो फाइनेंस मिनिस्टर ने करना है, उनको खुद ही पता नहीं है, तो उनसे क्या पूछें। तो इसलिए हम कहते हैं जिसने ये पाप किया है वही तो जवाब दे, उसी से तो सवाल हिसाब किताब मांगे। और वो आने से मैं नहीं आऊंगा। अरे ये डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, ये डिक्टेटरशिप तो नहीं है। यहां तो एमपीज अगर आपसे निवेदन कर रहे हैं, आइए, हम कोई गालियां तो नहीं देने वाले, हम ये कहते हैं पूछेंगे क्यों किया, तो ये तो जवाब दें कैसे किया। ये लोग मरे जो 100-150, अब उनकी संख्या 150 हो गई, ये 150 मारे आपने, आपकी गलत नीतियों की वजह से। इनको कौन, इनका बच्चा कौन वापस लाएगा, इनका बूढ़ा कौन वापस लाएगा, इनकी जो बहू बेटी मर गई लाइन में खड़े होकर, उसको कौन वापस में लाया। ये आपके गलत फैसले। ये बॉर्डर पे तो नहीं मरे लड़ाई करते करते, ये तो लाइन में लगे रहे, अपना ही पैसा निकालने के लिए मर गए। तो इसके लिए दोषी कौन होगा, इसके लिए तो आपको खड़ा होना जाएगा, जवाब देना। और प्रधानमंत्री नहीं आएंगे तो हाउस नहीं चलेंगे, तो हम क्या करेंगे, गाना गाएंगे। तो ये हमारा हाउस में कानून पास करना भी हमारा फर्ज है, और अपोजिशन का ये भी काम है कि सरकार अगर गलत काम करती है तो उसको रास्ते पे लाना भी हमारा ही काम है। वह आप स्ट्रीट से या शहर से या कोई दूसरा आदमी नहीं कर सकता है, ये पार्लियामेंटेरियन कर सकती है। तो 1 हफ्ता तो इस पे चला, और आखिर के 2 हफ्ते सरकार ने चलने नहीं दिया। ये मैंने आज पहली दफा 36 साल में देखा कि रूलिंग पार्टी अपोजिशन से पहले ही खड़े हो जाती है। नहीं, आप कह रहे हैं कि सरकार ने नहीं चलने दिया, सरकार ये कहती है विपक्ष ने नहीं चलने दिया। कहीं ना कहीं आप राज्यसभा के चेयरमैन का आखिरी नोट पढ़िए, आखिरी, टेलीविजन ने उसको बहुत दोहराया कि दोनों तरफ से इस वक्त हाउस नहीं चलने दिया। ये भी कभी चेयरमैन को कहने की जरूरत नहीं पड़ी, और वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया चेयरमैन है, कोई नहीं है। पहली दफा ये भी मैंने चेयरमैन को हमेशा, जब पार्लियामेंट साइन एंड डाई हो जाता है तो चेयरमैन हमेशा कहीं न कहीं नाराजगी विपक्ष से दिखाती है। यह भी पहली दफा मैंने 36 साल में देखा कि चेयरमैन ने कहा कि दोनों पार्टीज ने, विपक्ष और रूलिंग पार्टी ने सदन चलने नहीं दिया। आपने सारी बातों का जवाब दिया, लेकिन एक बात बिल्कुल तौर पे इन्होंने कह दी कि सेकुलरिज्म का जिम्मा सिर्फ कांग्रेस पार्टी के पास नहीं है। जो पार्टी चाह रही है कि सेकुलरिज्म के नाम पे वोट लेना, उसको भी आगे बढ़ करके चुनाव में समझौते करने चाहिए। ये कांग्रेस की अकेली जिम्मेदारी नहीं है। हालांकि बहुत क्लियर इन्होंने समझौते से इनकार नहीं किया है। समय आ गया है, परसों चुनाव आयोग की मीटिंग है और ये लग रहा है कि परसों चुनाव घोषित हो जाएगा। उसके बाद देखना होगा कि कांग्रेस के साथ किसने हाथ, कांग्रेस के साथ कौन है और कांग्रेस किसका हाथ थामती है। आप आए सहारा समिट में, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत। गुलाम नबी आजाद जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप यहां आए। अभी हम रिक्वेस्ट करेंगे सहारा न्यूज नेटवर्क के गार्डियन और हेड कॉर्पोरेट कम्युनिकेशंस एंड कॉर्पोरेट अफेयर्स एंड रिलेशन श्री अभिजीत सरकार जी, प्लीज मंच पर आइए और इनको एक टोकन ऑफ अप्रिसिएशन देंगे। ऑफ कोर्स पूरे सहारा
परिवार के ओर से।